शौकत के साथ इन रियासतों पर राज किया करते थे। कुछ तो पूरी तरीके से बिखर कर टूट गए तो कुछ बाकी तो रहे मगर दुनिया में गुमनाम हो गए। हालांकि यहाँ पर कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी थे कि जो अपना वजूद और स्पेशली अपनी पहचान बचाने में भी कामयाब रहे, जिसकी वजह से वो आज भी एक रॉयल फैमिली की तरह मतलब कि पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत में भी आज ऐसी बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी नॉलेज वाली वीडियो दोस्तों। ये इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा। दोस्तों आज हम इस भारत में रहते हैं और भारत में तमाम मुस्लिम राज हुए हैं, तमाम बादशाहों की हुकूमत हुई है और तमाम मराठे की हुकूमत थी और तमाम मतलब दीगर जो बादशाह गुजरे हैं उनकी जो भी उनकी रॉयल फैमिली थी। लेकिन जब वो ख़त्म हुई बादशाह, तमाम हुकूमतें, मुग़ल हुकूमतें, सारी हुकूमतें जब ख़त्म हो चुकी तो ये बादशाहों का राजवी मामला ख़त्म हो गया। लेकिन जो उनकी जो फैमिलियाँ थीं कुछ तो बिखर गई, कुछ का पता नहीं चला आज तक, और कुछ आज भी जो रॉयल फैमिली हैं जो मतलब अपने सही अंदाज में रह रही हैं उसी तरह से रह रही हैं। और उसी तरह में एक का नाम है पटौती ख़ानदान। जी हाँ दोस्तों, पटौती ख़ानदान यानी कि सैफ अली ख़ान जो पटौती ख़ानदान से हैं, यानी कि नवाबों के ख़ानदान से। आज हम इनकी पूरी हकीकत जानेंगे कि ये कहाँ से आए थे और कैसे इनका यहाँ पे आना हुआ और कहाँ पे इनकी हुकूमत थी, क्या सच्चाई थी, या कि मुग़ल से ताल्लुक़ रखते थे, या किस तरह से ये इस भारत देश में आबाद हुए थे। ये पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों। सैफ अली ख़ान के पूरी नस्ल जानेंगे पीछे तक के, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों ये। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों वैसे तो भारत का पूरा इतिहास ही बेशुमार छोटी बड़ी सल्तनतों, रियासतों और हुकूमतों से भरा पड़ा है, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि जब वक्त बदला तो जाहिर सी बात है ये हुकूमतें भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। साथ में खत्म हो गए वो शाही खानदान भी कि जो किसी दौर में पूरी शान और शौकत के साथ इन रियासतों पर राज किया करते थे। कुछ तो पूरी तरीके से बिखर कर टूट गए तो कुछ बाकी तो रहे मगर दुनिया में गुमनाम हो गए। हालांकि यहाँ पर कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी थे कि जो अपना वजूद और स्पेशली अपनी पहचान बचाने में भी कामयाब रहे, जिसकी वजह से वो आज भी एक रॉयल फैमिली की तरह मतलब कि पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत में भी आज ऐसी बेशुमार रॉयल फैमिलीज पाई जाती हैं, मगर वो चंद रॉयल फैमिलीज के जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं और जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें एक नाम है पटौती फैमिली का। हाँ, पटौती के नवाबों का वही खानदान की जिसकी आज के दौर में सबसे बड़ी पहचान है बॉलीवुड सुपरस्टार मतलब कि सैफ अली खान। अब वैसे तो आप लोग भी हमेशा से ही ये सुनते आए होंगे कि सैफ अली खान एक पटौती नवाब हैं, नवाबों का खून है। इनकी अमीरी के किस्से भी सुनते आए होंगे, इनके यूनिक पैलेस मतलब के महल के भी खूब चर्चे सुने होंगे, इनके बाप दादा की खूब कहानियां सुनी होंगी। मगर क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर ये पटौती खानदान का इतिहास क्या है? मुगल, मराठा और अंग्रेजों के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन ये जो पटौती लोग थे इनकी हुकूमत थी कहाँ पर? सैफ अली खान के पूर्वजों का ताल्लुक असल में था किस जगह से? ये लोग कब आए थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और ये लोग इतने अमीर और ताकतवर कैसे बन गए, और इन लोगों का मुगलों से, तैमूर से या मेवात वगैरह के इलाके से क्या खास ताल्लुक है? तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड सैफ अली खान नस्ली तौर पर एक पश्तून हैं कि जिनको आमतौर पर आज के दौर में हम लोग पठान या फिर खान वगैरह भी कहते हैं। सैफ अली खान के पूर्वज के जो किसी दौर में जबरदस्त लड़ाके हुआ करते थे उनका ताल्लुक आज के दौर के अफगानिस्तान के कंधार के इलाके से था। और भारत में इन लोगों की एंट्री मुगलों से भी थोड़ा पहले मतलब कि 1480 के दौर में हुई कि जब दिल्ली की गद्दी पर लोधी खानदान का राज था। और लोधी खानदान भी एक ऐसा ही खानदान था कि जिसका ताल्लुक पीछे जाकर अफगानिस्तान से ही जुड़ता है। सैफ अली खान के पूर्वज बहुत ज्यादा बहादुर और ताकतवर थे, यही चीज ही इन लोगों के भारत में आने की वजह भी बनी थी, क्योंकि 15वीं सदी के आखिर में जब अफगान लोधी हुक्मरान दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले मेवाती लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उनसे काफी परेशान थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने अपने इलाके मतलब कि अफगानिस्तान से सैफ अली खान के पूर्वज सलामत खान और उनके बेशुमार कबीले के लोगों को यहाँ आने की दावत दी थी। 1480 में सलामत खान अपने फाइटर्स के साथ यहाँ पर आते हैं और बहुत जल्द ही दिल्ली के आसपास के इलाकों मतलब कि रोहतक, गुड़गांव, हिसार और करनाल वगैरह पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। थोड़ा वक्त गुजरता है तो लोधी सल्तनत का हुक्मरान भी बदल जाता है और अब गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने उन सारे इलाकों को अब पूरी तरीके से अपने असर में लेने की कोशिश की कि जो कभी सलामत खान के अंडर में जा चुके थे, मगर इब्राहिम लोदी के इस कदम से सलामत खान और उनके कबीले के तमाम लोग नाराज हो गए। थोड़ा वक्त और गुजरा और फिर एक दिन वो आया कि जब भारत का पूरा इतिहास और पूरा फ्यूचर ही बदल गया, क्योंकि यहाँ पर मुगलों की एंट्री हो चुकी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी फौज लेकर आया तो शुरू में तो सलामत खान ने दोनों में से किसी की भी साइड नहीं ली और खामोशी ही इख्तियार की, मगर बाद में सोच विचार करने के बाद बाबर की साइड ले ली। और जैसा कि हम जानते हैं कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जीत भी हो गई और मुगल एम्पायर की यहाँ पर नींव डल गई। माना जाता है कि इस तरह से मुगलों की साइड लेने की मेन वजह शायद सलामत खान का लोधी हुकूमत के साथ पुराना टकराव था। साथियों, मुगलों के कैंप में चले जाने के बाद ही सलामत खान की मुलाकात फरीद खान के साथ भी हुई थी। हाँ, ये वही फरीद खान थे कि जिनको दुनिया आज के दौर में शेर शाह सूरी के नाम से याद करती है। पहले तो इन दोनों की दोस्ती हुई और बाद में ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल गई, मगर हाँ फिर 1535 में सलामत खान ने हमारी इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। इसके बाद जैसे जैसे भारत में मुगल एम्पायर ताकतवर होना शुरू हुआ वैसे वैसे ये खानदान भी ताकतवर होता चला गया। अकबर के दौर में तो सलामत खान के परपोते को अकबर के खास सलाहकार के तौर पर भी चुना गया था। अगले 150-200 साल तक ये लोग मुगलों के ही वफादार रहे और मुगल सल्तनत में
में बड़े बड़े पदों को संभालते रहे। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि 1707 में मतलब औरंगजेब आलमगीर के बाद जैसे ही ये मुगल एम्पायर थोड़ा कमजोर पड़ना शुरू हुआ, वैसे ही इस खानदान और इस कबीले के लोगों ने भी अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए थे। दरअसल जैसा कि हमने शुरू में ही जाना कि ये अफगानिस्तान के वो कबीलाई लोग थे कि जिनका पेशा ही लड़ना हुआ करता था, तो इसीलिए जिस भी रियासत या ताकत के लिए लड़ना इनको लगता था कि इनके लिए फायदेमंद होगा, इनको शोहरत दे सकता है, पैसा दे सकता है या पावर दे सकता है, ये उसके लिए लड़ने लग जाते थे। किसी दौर में इन लोगों ने बंगाल और अवध की रियासतों के लिए भी लड़ाई की थी। मगर अब आप लोगों के दिमाग में सवाल यही आ रहा होगा कि वो सब तो ठीक है, मगर ये लोग नवाब कैसे बने? तो दोस्तों इस कहानी का आगाज होता है 19वीं सदी की शुरुआत से कि जब मुगल तो पहले ही कमजोर हो चुके थे और आखिरकार बड़ी कोशिशों के बाद अब अंग्रेज मैसूर के टीपू सुल्तान से भी निपटने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद मानो वो सारी ही ताकतों के ऊपर हावी होते जा रहे थे। और अब धीरे धीरे सभी को ये एहसास होने लगा था कि न सिर्फ पूरे ही भारत पर अंग्रेज छा जाएंगे, बल्कि इनको सुपर पावर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। अंग्रेजों की तेजी के साथ बढ़ती हुई इसी ताकत को देखकर ही अब भारत की बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतों ने अंग्रेजों की मुखालिफत करने की बजाय इनके कैंप में चले जाना ही ज्यादा फायदे का सौदा समझा। और उस दौर में जो बहुत सारे लोग अंग्रेजों के कैंप में जा रहे थे, उन बहुत सारे लोगों में एक नाम दरअसल सैफ अली खान के पूर्वज अलफ खान का भी था, जिन्होंने अंग्रेजों को कई जंगों में सपोर्ट किया। खास तौर से मराठाओं को हराने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इतना बड़ा किरदार कि उससे अंग्रेज इतना ज्यादा इंस्पायर हुए कि खुशी में उन्होंने अलफ खान के बेटे फैज तलब खान को 1804 में पटौदी की पूरी रियासत गिफ्ट में दे दी। और इस तरह से 1804 में फैज अली तलब खान इस रियासत के पहले नवाब बने। फैज तलब खान फिर अपनी मौत तक मतलब कि 1829 तक रियासत के नवाब रहे और उसके बाद उनके बेटे अकबर अली खान को इस रियासत का दूसरा नवाब बनाया गया। ये एक ऐसे नवाब थे कि जिनको काफी मॉडर्न भी माना जाता है। और 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई थी तो उस दौर में भी इस रियासत की बागडोर इन्हीं के पास थी। ये भी अपनी वफात मतलब कि 1862 तक इस रियासत के नवाब बने रहे। इनके 5 बेटे हुआ करते थे और इनकी मौत के बाद इनके बड़े बेटे तकी अली खान को रियासत का तीसरा नवाब चुना गया, जो फिर अगले 5 साल मतलब 1867 तक रियासत के नवाब रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक के बाद एक नवाब बदलते रहे। फिर साल आया 1913 का कि जब इस गद्दी पर बैठाया गया 7वें नवाब को, जिनका नाम था इब्राहिम अली खान। इनकी दरअसल लाहौर से शादी हुई थी और इनके 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था इफ्तिखार अली खान, जो दरअसल रिश्ते में सैफ अली खान के दादा लगते हैं, जबकि दूसरे बेटे का नाम था मोहम्मद शेर अली खान। सैफ अली खान के दादा के बारे में बात की जाए उससे पहले उनके भाई मोहम्मद शेर अली खान के बारे में बात कर लेते हैं। इनका बैकग्राउंड दरअसल मिलिट्री का हुआ करता था और वैसे भी काफी काबिल थे। इवन वर्ल्ड वॉर के दौर में इन्होंने वाशिंगटन डीसी में भी अपनी सर्विस दी थी। वॉर में अच्छी कारकर्दगी की वजह से ही इनको जनरल की उपाधि से भी नवाजा गया था। मगर क्योंकि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पटौदी फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स की तरह जो लोग पाकिस्तान में ही रह गए या पाकिस्तान को चले गए, उन मेंबर्स में से एक मेंबर दरअसल ये मोहम्मद शेर अली खान भी थे। मगर पाकिस्तान में भी इन्होंने कामयाबियों की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। इवन 1958 में इनको पाकिस्तान की तरफ से मलेशिया में हाई कमीशन भी बनाया गया। बाद में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये लंबे वक्त के लिए मंत्री भी रहे। दूसरी तरफ इनके जो बड़े भाई थे मतलब कि सैफ अली खान के दादा, जिनका नाम इफ्तिखार अली खान था, उनको तो 1917 में ही पटौदी रियासत का 8वां नवाब बना दिया गया था। इफ्तिखार अली खान की शादी भोपाल की बेगम साजिदा सुल्ताना के साथ हुई थी, जो दरअसल नवाब कर्नल हमीदुल्लाह खान की बेटी हुआ करती थी। दोस्तों इफ्तिखार अली खान ही पटौदी रियासत के वो नवाब थे कि जिन्होंने अपनी बेगम मतलब साजिदा सुल्ताना की मोहब्बत में उस पटौदी पैलेस को बनवाया था कि जो आज के दौर में इंडिया में कुछ ज्यादा ही मशहूर है। इफ्तिखार अली खान एक नवाब होने के साथ साथ बहुत बड़े और जबरदस्त क्रिकेटर भी थे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पहली बार सुनकर शायद हैरानी होगी कि इफ्तिखार अली खान तो इतिहास के वो इकलौते पहले ऐसे क्रिकेटर थे कि जिन्होंने इंग्लैंड और इंडिया दोनों के लिए मैच खेला है। वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। और खास बात यह है कि अगर ऑफिशियली देखा जाए तो पटौदी रियासत के वो आखिरी नवाब भी थे जो 1917 से लेकर 1952 तक नवाब रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि 1947 में देश आजाद हो गया और उसके बाद तो ये नवाबी हो या राजा महाराजा हो, ये सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर ही गद्दी पर बैठे रहे, वरना हुकूमतों का दौर खत्म हो चुका था। इफ्तिखार अली खान और साजिदा सुल्ताना के 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटियां, एक बेटे थे और बेटे का नाम था मंसूर अली खान। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यही है बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के फादर और पटौदी रियासत के 9वें नवाब। मंसूर अली खान को अपने फादर से विरासत में सिर्फ जमीन जायदाद ही नहीं मिली, बल्कि साथ ही साथ क्रिकेट भी मिला। ये अपने फादर से भी बड़े क्रिकेटर साबित हुए और 1962 से लेकर 1970 तक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। ये कितने बड़े क्रिकेटर थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनको टाइगर का नाम दिया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया जिसको टाइगर क्रिकेटर का नाम दिया करती थी, उसी क्रिकेटर ने अपनी जिंदगी ये पूरा क्रिकेट एक ही आंख से खेला। क्योंकि अपनी शुरुआती जिंदगी में ही एक कार एक्सीडेंट में मंसूर अली खान की एक आंख चली गई थी। आगे बढ़े तो 1968 में फिर मंसूर अली खान ने बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और जो रिश्ते में रविंद्रनाथ टैगोर की ग्रैंड डॉटर भी लगा करती थी मतलब कि शर्मिला टैगोर, उनके साथ शादी की। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की फिर 3 औलादें पैदा हुई, जिनमें से 2 बेटियां मतलब कि सुहा अली खान और सबा अली खान और एक बेटे यानी कि सैफ अली खान। सैफ अली खान की तरह इनकी एक बहन सुहा अली खान को भी आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि ये भी अपनी मां की तरह एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। बाद में इन्होंने बॉलीवुड से ही जुड़े हुए एक नाम मतलब कि कुणाल खेमू से शादी कर ली। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैफ अली खान की जो दूसरी बहन है मतलब कि सबा अली खान, वो आमतौर पर सैफ और सुहा से उलट मीडिया से दूर रहती हैं। पेशे से तो वो एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं, मगर माना जाता है कि हजारों करोड़ का पटौदी फैमिली का जो औकाफ शाही नाम का ट्रस्ट है या इसके अलावा भी और भी जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं, वो सब मीडिया से दूर रहकर दरअसल यही देखती हैं। आखिर में अब नंबर आता है पटौदी फैमिली के 10वें नवाब मतलब के सैफ अली खान का, जिनका जन्म 1970 में दिल्ली के अंदर हुआ था। और इनकी जो शुरुआती स्कूलिंग थी वो दरअसल हिमाचल से हुई, जबकि फिर बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई के लिए इनको यूके भेज दिया गया था। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब सैफ इंडिया आए तो पहले तो उन्होंने दिल्ली में 2 महीने एक एजेंसी में जॉब की और उसके बाद बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए मुंबई पहुंच गए। 1991 में उन्होंने अपने से 10 साल बड़ी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस मतलब कि अमृता सिंह से शादी कर ली थी। सैफ और अमृता की 2 औलादें पैदा हुई, जिनमें से एक है इब्राहिम अली खान जबकि दूसरी है सारा अली खान, जो दरअसल अपनी मां की तरह ही एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। हालांकि फिर 2004 में सैफ और अमृता अलग अलग हो गए थे, मतलब इनका तलाक हो गया था। और फिर 2012 में सैफ अली खान ने उस दौर की सबसे बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक मतलब कि करीना कपूर से शादी कर ली। 2011 में जब सैफ अली खान के फादर मतलब कि मंसूर अली खान की 70 साल की उम्र में डेथ हुई तो उसके बाद बाकायदा पूरे रस्म और रिवाज के साथ सैफ अली खान की पगड़ी की गई और इनको पटौदी फैमिली का 10वां नवाब चुना गया। वैसे तो जब सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की थी तब ही मीडिया में काफी हंगामा हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इन दोनों के रिलीजन अलग अलग हैं, एज में भी अच्छा खासा गैप है, लेकिन किसी को
भी नहीं पता था कि ये तो कुछ भी नहीं है जो हंगामा आगे होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि करीना और सैफ के भी 2 बेटे हैं। इनमें से जब पहले बेटे की पैदाइश हुई तो उसके बाद अचानक से हंगामा उस वक्त बरपा हुआ कि जब लोगों को पता चला कि सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। ये बात कुछ लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई, क्योंकि उनको लगता था कि 100% सैफ और करीना ने अपने बेटे का ये नाम दरअसल इतिहास के मशहूर शासक अमीर तैमूर से इंस्पायर होकर रखा है। मगर दिलचस्प बात यह है कि हद से ज्यादा हंगामा हो जाने के बावजूद भी जब कुछ अरसे के बाद करीना और सैफ के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई तो कुछ वक्त तक तो इस बेटे का नाम रिवील ही नहीं हुआ, और जब रिवील हुआ तो लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि जिन लोगों ने भी सैफ और करीना को टारगेट करने की कोशिश की थी उनमें से किसी भी चीज का सैफ और करीना पर कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों ने अपने दूसरे बेटे का नाम भी कुछ और नहीं बल्कि जहांगीर रखा था। तो दोस्तों ये थी पटौती रियासत और उसके नवाबों की कहानी। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा पटौती ख़ानदान का पूरा इतिहास हमने जाना दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए से कि कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और इस वक्त सैफ अली खान हम सब जानते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन पर अचानक हमला किया गया है और ज़ख्मी की हालत में जो भी था हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। किसने किया था ये तो अल्लाह बेहतर जाने, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा मालूम नहीं इसके बारे में। और जो विवाद हुआ था दोस्तों, उनका जब बेटा हुआ यानी कि करीना कपूर से उनकी शादी हुई थी तो उनके बेटे का नाम रखा गया तैमूर, उसके विवाद हुआ। फिर दूसरा बेटा हुआ उसका नाम रखा गया जहांगीर, उस पर भी थोड़ा सा विवाद हुआ। तो ये पूरी हकीकत पूरी सच्चाई हमने जानी है पटौती ख़ानदान की दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो हमारी अच्छी लगी हो आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।